हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने कोई नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी, जो हमारा क्लास 12th का जो हिंदी का पेपर हुआ है 2023 में, क्लास 12th हिंदी। दोस्तों आज मैं इसे को सोल्व कराऊंगा, यानी इसके बारे में दोस्तों मैं आज आपको इसके बहुविकल्प यानी जो जो पूछा गया है मैं आज इसके बारे में बताऊंगा आपको। दोस्तों इसका कोड नंबर 302 है और ZH के नाम से है। कोड नंबर 302 है और इसका ZH है। दोस्तों पेपर नंबर 102 है। दोस्तों अनुक्रमांक इस छात्र का 22, 35, 38, 18, 00 था और दोस्तों नाम साकिब, यानी ये दो इस बच्चे ने मुझे अपना पेपर ला के दिया। अब दोस्तों इसे देखते हैं इस पेपर में यानी क्या आया है। आज मैं इस पेपर को आपके सामने सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं, यानी पहले सबसे देखते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी दोस्तों कक्षा 10th हो या 12th दोनों में समय बराबर होता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और जो 3 घंटे हैं वो पेपर करने के लिए। जो पूर्णांक होंगे दोस्तों वो पेपर के पूर्णांक होंगे 100 नंबर का। अब देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भाग खंड ए तथा खंड ब में विभाजित है, यानी जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है 2 भागों में खंड क तथा खंड ख में विभाजित है, यानी जो पूरा पत्र है 2 भागों में है, खंड क और खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य, जो दोस्तों सभी प्रश्न करने हैं वो क्या है, अनिवार्य है। अब खंड क देखते हैं, खंड क आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, यानी दोस्तों पहला खंड क देखते हैं। खंड क में क्या है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, यानी दोस्तों जो खंड क है उसमें 10% उन्होंने देखेंगे कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह है या संपूर्ण आनंद है। तो दोस्तों जो है इसके अध्यापक पूर्ण सिंह, यानी पूर्ण सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, यानी जो हिंदी है वो नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक का है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका है दोस्तों, यानी ये भी इसका यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है कि हिंदी नई चाल में ढली। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे है कि उसने कहा था कहानी के लेखक, यानी उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक दोस्तों जो हमारा हो जाएगा तीसरे का दूसरा हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है वे कौन है दोस्तों, इनमें से देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों जो चिंतामणि के हुए हैं लेखक, निबंध संग्रह का लेखक है वो है रामचंद्र शुक्ल जी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कलम का सिपाही किस रचनाकार है। प्रेमचंद, यशपाल, अमृत राय या जैनेन्द्र। तो दोस्तों कौन है, अमृत राय। दोस्तों यह क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 10th में भी अब की बार हिंदी 2023 जो पेपर हुआ है, यानी क्लास 10th में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमृत राय है, तो यानी अमृत राय है, यानी वो जो कलम का सिपाही है उसकी रचना कौन है, अमृत राय, यानी क्लास 10th में ही पूछा है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज पर। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्ता हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है या जयशंकर प्रसाद है। जो प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं वे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इसके क्या है, इसके लेखक हैं। अयोध्या सिंह हरिओध उपाध्याय यानी इसके लेखक हैं। अब दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, यानी छायावाद के कवि हैं, यानी परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, चतुर्भुज दास है या मुकुटधर पांडे हैं। तो दोस्तों जो हमारा यानी चौथा नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जो मुकुटधर पांडे हैं वो यानी छायावाद के कवि हैं। अब अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। अब कह रहा था कि छायावाद युग के हैं, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अज्ञेय या महादेवी वर्मा या दोस्तों अज्ञेय, कौन सा नहीं है। तो इसमें जो हमारे होंगे यानी जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के छायावाद युग के कवि नहीं होंगे। कौन, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि नहीं होंगे। दोस्तों ये निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग का कवि नहीं है। दोस्तों ये क्या नाम लिख रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद में दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं और महादेवी वर्मा भी, क्योंकि जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है जो हमारे हैं अयोध्या सिंह दोस्तों ये अज्ञेय जी हैं, ये हमारे छायावाद के कवि नहीं है। कौन से, यानी अज्ञेय जी हमारे कवि नहीं है, बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा तीनों कवि हैं, अज्ञेय जी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि रसमर्थी किस कोटि की रचना है। रसमर्थी किस कोटि की रचना है। महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या गद्य काव्य है। यानी दोस्तों हमारा पूछा यानी एक गहक पूछा है कि रसमती किस कोटि की रचना है। महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या गद्य काव्य है। तो दोस्तों जो हमारा ये है खंड काव्य, क्या है हमारा, खंड काव्य।
अब देखते हैं बादल को घिरते देखा है रचना है, यानी बादल को घिरते देखा रचना है किसकी है? मुक्ति बोध की है, नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है या अज्ञेय जी की है? क्या अज्ञेय जी की है? तो जो ये रचना है ये है नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की। यानी बादल को घिरते देखा यानी रचना किसकी है? नागार्जुन की है। अब दोस्तों देखते हैं, यानी अब पढ़ते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें एक गद्यांश था, उसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निर्वास है तो समग्र राष्ट्र का स्वस्थ उतरने का अंश में समर्थन होगा। तो दोस्तों कौन सा है? यानी ये जो गद्यांश लिया गया है हमारा पहला था वो था राष्ट्र का स्वरूप। किसका? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया था। और जो इसके जो लेखक है, इसके लेखक कौन है? यानी दोस्तों हमारे इसके लेखक है वासुदेव। कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल क्या है? इसके लेखक है। वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 3 में हमें दो गद्यांश दिए जाते हैं, हमें एक करना होता है। तो ये पहले के जो लेखक है राष्ट्र का स्वरूप, यानी चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक है। यानी पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र, यानी जो पृथ्वी है उसमें हम कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रह सकता है, क्योंकि सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबसे एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र, देखो एक तो राष्ट्र यूज हो रहा, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः राष्ट्र के एक राष्ट्र जो रहा, राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधा हम लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतना ही अंश में असमर्थ रहेगा। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखो। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध में क्या लेनी चाहिए? रेखांकित अंश की व्याख्या करो। किस राष्ट्र को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते और समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है? दोस्तों अगर आप कहोगे, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो दोस्तों मैं इसका जो पूरा सोल्यूशन है, यानी अब तो खाली मैं इस पेपर पर सोल्यूशन करा, अगर आप कहोगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको दे दूंगा, पूरा सोल्यूशन इसका मैं करा दूंगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अगले पेज पर। अब दोस्तों दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना का उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, और क्यों वह उसे याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही है। तो दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक का विस्मत करने का अधिकार किसने माना गया है? लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है? स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? ये दोस्तों सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस पद्यांश के अंदर ही मिलेंगे। और दोस्तों यह जो पद्यांश है ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है? दोस्तों ये हमारा अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। क्या? अशोक के फूल। कौन सा दोस्तों? अशोक के फूल, यानी अशोक के फूल नामक चैप्टर से, अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है। और दोस्तों जो इसके लेखक हैं वो है आचार्य। कौन है दोस्तों? आचार्य दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? इसके लेखक है। तो दोस्तों अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं क्या है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जलादि के फूटे कितने उत्तर हैं, दीप कच्छ डूबे उतारा, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति, अविद्या का कर रही है उपाय। गीत शक्ति वह जैसे विकल बिखरे हैं निरूपाय, समन्वय उसका तो करे समस्त, विधानी मानवता हो जाए। उपयुक्त गद्दा पद्यांश के कवि और कवि का नाम लिखिए। दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दृढ़ मूर्ति से किसकी मूर्ति से है? उत्साह और अविद्या शब्द के अर्थ लिखिए। और दीप कक्ष में कौन सा अलंकार है, यानी दीप कक्ष में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अब हम देखेंगे कौन से चैप्टर से इसे लिया गया है। दोस्तों अब बताइए यानी ये किस चैप्टर से लिया गया है? दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है और ये जो पैराग्राफ है दोस्तों, ये यानी गीत चैप्टर है। गीत चैप्टर है दोस्तों, गीत चैप्टर है महादेवी वर्मा का दोस्तों उस चैप्टर से लिया गया है। यानी गीत चैप्टर है महादेवी वर्मा का दोस्तों उस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जलादि के फूट कितने उत्साह, दीप कुछ डूबे उतरा, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति सी, अविद्या का कर रही है उपाय। शक्ति के विदुकरण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं निरूपाय, उस समन्वय उसका करे समस्त विजानी मानवता हो जाए। उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। यानी कविता जो है हमारी गीत है, लेखक जो इसके हैं वो है, क्या नाम लिख रहे हैं? महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या करें दोस्तों, ये जो दो लाइन है उनकी रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे। दृढ़ मूर्ति से किसकी मूर्ति से है? उत्साह और अद्भुत शब्दों के अर्थ लिखिए। दीप कक्ष में कौन सा अलंकार है? यानी दोस्तों यह है हमारा, इसमें से ही हमारे हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष यह अस्थिहीन। तुम शब्द बुद्ध आत्मा केवल ये निरूपण है चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार बहुशून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समसीन। भावी की संस्कृति समसीन यानी उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीक होते हैं, गांधी जी का कवि के निरूपण, चार विचार क्यों क्या कहा जाए, गांधी जी के आदर्शों को, गांधी के आदर्श भविष्य में कहाँ खड़ा किया जाए, कहाँ खड़ा होना पड़ेगा, कहाँ होना पड़ेगा। यानी दोस्तों अब बताइए नहीं किस चैप्टर से है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो है यानी हमारा चैप्टर है बापू के प्रति, यानी बापू के प्रति यानी गांधी जी के ऊपर चैप्टर है बापू के प्रति। और जो इसके लेखक है दोस्तों सुमित नंदन पंत है। कौन है दोस्तों इसके लेखक? सुमित्रा नंदन पंत कौन है? इसके लेखक है। सुमित नंदन पंत इसके लेखक है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये हमारा जो कक्षा 12 में एक तो सुमित नंदन पंत से है और एक गीत वाले चैप्टर से लिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 शुरू होता है कि क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्य परिचय और दोस्तों जीवन परिचय दोनों एक ही होता है, तो उसमें मत घबराइए कि साहित्य परिचय क्या बोल, साहित्य परिचय और जीवन परिचय एक ही होता है। उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, 3 का जीवन परिचय है, 2 की रचनाएं हैं। तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये हैं। तो दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का भी पढ़ाया गया था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, और APJ अब्दुल कलाम का भी। अब देखते हैं दोस्तों हमें 3 गद्य में से 3 पद के जीवन परिचय आते हैं जिसमें से हमें एक लिखना पड़ता है। अब देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 800 शब्द है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी का हम जीवन परिचय लिख सकते हैं। दोस्तों हमें 6 में से इनमें से भी एक का करना था, किसी का भी कर देते दोस्तों। 3 का तो जीवन परिचय था और 2 का क्या नाम लिख रहे हैं, इनकी रचनाएं थी, टोटल 5 नंबर का था। अब देखिए पंचलाइट अथवा ध्रुवतारा कहानी का सारांश लिखें, यानी अधिकतम शब्द 80 शब्द में लिख सकते हैं। पंचलाइट और ध्रुवतारा कहानी का जो सारांश लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करो, यानी बहादुर कहानी का क्या उद्देश्य था, उसे उद्देश्य को स्पष्ट करो। तो दोस्तों हमें 3 कहानी दी थी, पंचलाइट थी हमारी, पंचलाइट दोस्तों हम पंचलाइट लिख सकते थे, ध्रुवतारा लिख सकते थे दोनों। ध्रुवतारा के बाद में दोस्तों हम बहादुर में से या बहादुर लिख सकते थे, यानी हमारे पास 3 कहानी थी, 3 में से हम कोई भी एक कहानी लिख देते। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड में एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द है। तो दोस्तों हमें इसी में भी यहाँ जो खंड काव्य आता है, जैसे 10वीं में भी बहुत सारे खंड काव्य आते हैं दोस्तों, इसी तरह 11वीं में थे। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, मुक्ति यज्ञ सत्य की जीत के आधार पर। नहीं दोस्तों एक खंड काव्य के 2 प्रश्न आते हैं, आप कोई सा भी कर सकते हो, एक अथवा में आता है और एक वैसा आता है, यानी 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से एक करना पड़ेगा। रसमरीथी था दोस्तों, आलोक वृत्ता, त्यागपंथी था और दोस्तों श्रवण कुमार था। यानी ये हमारे 5 थे, 1 2 3 4 5 है, नहीं दोस्तों हमारे 6 खंड काव्य थे। आप 6 खंड काव्य में से किसी भी एक खंड काव्य को हल कर सकते थे। अब दोस्तों देखते हैं हमारा संस्कृत वाला खंड ख नहीं, संस्कृत वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। खंड ए में तो दोस्तों हमारे हिंदी के थे, खंड ए में हमारा हिंदी था, यानी हिंदी था। अब खंड ख में क्या होगा दोस्तों, हमारा खंड ख में क्या होगा, खंड ख में हमारा कौन सा संस्कृत वाला पोर्शन शुरू होता है, संस्कृत वाला। अब हम संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 2 नंबर का तो दोस्तों इसका संदर्भ है और 5 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद है, यानी टोटल 7 नंबर है। कितने दोस्तों, टोटल 7 नंबर है। अब देखिए अथेक शकुनी सर्वेशम मध्यदर्शी त्रिकोय असर्वेत्य तत् एक काक उत्थात त्रिष्टा तावत अस्थे स्तमनी राज्यभिषि काले एवं रूपे मुख कदिस्त्य च किरदस भव्यसति अनने के दिन अवलोकित व तप्त कोटि पक्षत इव तथैव यक्षधाम इदर्शी राजा मोहन ना रोचते। यानी दोस्तों यह है हमारा कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो हमारा है वो हमारा जातक कथा चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों आप उसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गंदास हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, दोस्तों इसका संदर्भ मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत कौन से खंड से लिया गया दोस्तों, संस्कृत खंड के जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों बस आप इतना लिख सकते थे
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। बस आप इतना करके छोड़ देते हैं, यानी इतना ही इसमें लिखा ना होता है बस, यानी आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। और फिर दोस्तों 5 नंबर में आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा था तो आपका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छी तरीके से हो जाता। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों देखिए एक ये वाला ये एक था, बुद्ध युग इमे सिद्धांते वैयक्तिक जीवनस्य अबुदित्थान्य प्रयुक्त आसन परमाध इसे सिद्धांतता राष्ट्रीय परस्पर मैत्री सहकारित विश्वबुद्धस्य विश्वासनिश्चय सदनी संत राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्री निकाले चीन देश ने सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांत एवं। तो दोस्तों आप इसे एक बार देखिए, यानी किस इसमें एक बार कहती पंचशील सिद्धांत। तो दोस्तों आपके क्लास जो कक्षा 12 है उसमें पंचशील नाम का एक चैप्टर भी है, तो किस चैप्टर से लिया गया है, यानी पंच कौन से चैप्टर से दोस्तों, कौन से चैप्टर से लिया गया है, पंचशील सिद्धांत। दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने चीन के साथ ये सिद्धांत यानी 1954-55 में ये समझौता करा था पंचशील का, तो दोस्तों उससे रिलेटेड है, उसके बारे में कभी बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन जो पंचशील सिद्धांत है वो क्या नाम लिख रहे हैं, पंचशील सिद्धांत चैप्टर से लिया गया है। इसका भी संदर्भ ऐसे लिख रहे थे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। बस दोस्तों इसका सिद्धांत ये संदर्भ लिखते ही आपके 2 नंबर पक्के, और आपको इसका यानी आपको इसका हिंदी अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल के दोस्तों हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के आप बस उसे चालू कर देते हैं हिंदी अनुवाद। अब दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। दिए गए पदांश में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। हमारे परोक्ष कार्यांतर प्रयक्ष प्रेदित्रम या वर्जितेन दृश्य मित्र विश्वकुंभ पयोमुखम, यानी दोस्तों हमारे 2 संस्कृत में भी आते हैं, एक तो ये है दोस्तों संस्कृत में और एक ही है। तो दोस्तों हमारे 2 संस्कृत में आते हैं, हमें संस्कृत में से किसी एक का देना पड़ता है। जैसे दोस्तों ये हम बात करें प्रोक्ष है, ये कह रहा है दिए गए पदार्थ में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। जैसे हमने संस्कृत में करा ऐसे इसका इस वाले में भी करेंगे। तो पहले इनका संदर्भ लिखेंगे और दोस्तों फिर क्या संदर्भ लिख के और हिंदी अनुवाद करें। संदर्भ में क्या, संदर्भ में दोस्तों हमें लिखना है कि कौन से चैप्टर से लगा। तो दोस्तों ये जो था ये कौन से चैप्टर से था, ये दोस्तों ये सुभाषित, यानी किस चैप्टर से दोस्तों, सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया था। सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर से लिया गया था। अब दोस्तों अथवा में है वजातिपि कठोरनीय मिद्रनी कुसुमदीप्य लोकतरण्य चेतिस को ना विज्ञस्म होती। तो दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया दोस्तों, ये हमारा उससे लिया। ये दोस्तों आपको इसका कमेंट, मुझे पता है किसका, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ किस चैप्टर से लिया गया। आप मुझे कक्षा छात्र में जो कक्षा है 12th के छात्र वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है ये। अब दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। यानी किसी एक का लिखना दोस्तों, जले पर नमक छिड़कना, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। यानी दोस्तों जले पर नमक छिड़कना, कोई तो दोस्तों पहले से ही परेशान है, यानी उसे और ज़्यादा परेशान करना। आंख का तारा होना यानी राम या शाम कोई भी अपने माँ बाप की आंख का तारा है। अपना उल्लू सीधा करना दोस्तों ये वाला है कि अपना काम बनता भाड़ भेजाई जनता, ये वाला उदाहरण है। यानी किसी से अपना काम निकलवा लेना, फिर उसके काम को यानी उस पर छोड़ देना, नहीं हो रहा ना हो रहा ठीक है हमारा काम हो गया। हवा से बातें करना यानी दोस्तों कोई ज़्यादा उड़ना, ज़्यादा पर लगना, इसने कह देते इसके ज़्यादा पर लग रहे बहुत हवा से बात कर रहा है, नहीं वो होता है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन करें। संधि विच्छेद में सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं निसंदेह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी निसंदेह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नि प्लस संदेह। कौन सा होगा, नि प्लस संदेह, निस प्लस संदेह, निस प्लस देह निसंदेह। तो कौन सा होगा, नि प्लस संदेह, नि प्लस संदेह इसका होगा। अब देखते हैं इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि का क्या होता है दोस्तों, इत्यादि इसका क्या होगा हमारा, इत्यादि का होता है इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इतम प्लस आदि, इत्या प्लस दी। तो हमारा क्या होगा, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि होगा। अब देखते हैं स्वागतम। स्वागतम का सही संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम, स्वा प्लस गतम, स्वा प्लस आगतम, स्व प्लस आगतम। तो क्या होगा, सु प्लस आगतम इसका सही संधि विच्छेद होता है, सु प्लस आगतम सही संधि विच्छेद होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से किसी विभक्ति और वचन पहचाने। आत्मनिष्ठ शब्द का विभक्ति और वचन, यानी जो आत्मनिष्ठ शब्द है इसका विभक्ति और वचन कौन कौन सा है दोस्तों। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, षष्टमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों कौन सा का षष्टमी विभक्ति होगा, षष्टमी विभक्ति बहुवचन होने वाला है। अब देखते हैं नाम ने शब्द में विभक्ति और वचन, यानी नाम ने शब्द में शब्द यानी विभक्ति और वचन है। चतुर्थ विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्टमी विभक्ति बहुवचन। तो कौन सा होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन सा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। अब देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखे।
अविराम और अभिराम, अविराम और अभिराम। तो दोस्तों जो अविराम का जो अर्थ होता है वो होता है बिना रुके यानी लगातार, और दोस्तों अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो दोस्तों लगातार और रुचिकार यूँ नहीं हो सकता, अनवरत और आकर्षक यूँ भी नहीं हो सकता, सुंदर और आकर्षक नहीं हो सकता, बिना रोके और सुंदर यानी कौन सा होगा, बै होगा, क्योंकि अविराम जो होता है ना बिना रोके होता है, और अभिराम कौन होता है, अभिराम होता है सुंदर। अभिराम क्या होता है, सुंदर। अब जैसे विहिंग और विहिंग, विहिंग और विहिंग क्या होता है, विहिंग और विहिंग क्या होता है दोस्तों, इसे देखेंगे विहिंग और विहिंग क्या होता है। तो दोस्तों विहिंग और विहिंग क्या होता है, पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, या आकाश और पक्षी, या आकाश और पक्षी, यानी क्या होता है इसे देखेंगे। तो दोस्तों जो विंग होता है, विंग का मतलब तो हमारा दोस्तों विंग का मतलब तो हमारा पक्षी होता है, यानी विंग का मतलब तो पक्षी होता है, यानी विंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, पक्षी होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अंकी बिंदी लगा दें, नहीं अगर इसे विंग बना दें दोस्तों, अगर हम इसे विंग बना दें क्या होगा, इसका मतलब आकाश, क्या हो जाएगा, आकाश। और अब इसमें देख लो पक्षी और आकाश, यानी पहले विंग है तो हमारा पक्षी होगा, और फिर आकाश है तो आकाश वाला हो जाएगा, नहीं आकाश वाला। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा, पक्षी और आकाश वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखो, शिखा, पूत, पक्ष या कांड। तो दोस्तों पूत किसे कहते हैं, हम पूत क्या नाम लिख रहे हैं दोस्तों, पुत्र को कह देते हैं, पुत्र और बेटा, जो पुत्र होता है दोस्तों, पूत होता है उसे पुत्र और बेटा भी तो बोल देते हैं अपने घर में, जो माँ बाप बोल देते हैं। अब उसके में देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखो। रास्ता दिखाने वाला, नहीं अगर आपको कोई रास्ता दिखाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, दूरदर्शी, दूर का रास्ता दिखाने वाला नहीं, समदर्शक नहीं दोस्तों, मार्गदर्शक या प्रियदर्शक, यानी प्रियदर्शक तो प्यारा होता है। तो दोस्तों क्या होगा, जो रास्ता दिखाने वाला, जो हमें रास्ता दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक, यानी मार्ग का मतलब रास्ता और दर्शक का मतलब दिखाने वाला, यानी रास्ता दिखाने वाला। अब देखिए अगला, जिसका कोई अंत ना हो, असीम, यानी असीम तो होता है यानी जिसकी कोई सीमा न हो, अनंत दोस्तों, परम या विस्तृत, विस्तृत तो बहुत बड़ा होता है, यानी अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं, यानी दोस्तों जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पर। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करें, यानी निम्न में से कोई दो वाक्य शुद्ध करें दोस्तों। तो यानी श्याम और मोहन बात कर रहा है, नहीं दोस्तों, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रहा है तो एक के लिए आता है, क्या आता है यहाँ, रहे हो जाएगा, यानी इसके आगे से काट कर यानी रहे कर लेना, रहे हैं, यानी श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, मैं गृह कार्य कर लिया, यानी मैंने दोस्तों मैं गृह कार्य कर लिया, होने का ये होगा मैंने गृह कार्य कर लिया है, यानी मैंने गृह कार्य कर लिया है, ऐसा हो जाएगा। चंद्रमा आकाश में निकलता था, दोस्तों चंद्रमा आकाश में निकलता था का मतलब है नहीं चंद्रमा आकाश में पहले निकलता था अब नहीं निकलता, लेकिन चंद्रमा तो अब भी निकलता, तो क्या होगा, चंद्रमा आकाश में चमकता, क्या चमकता है या निकलता है, या दोस्तों चमकता है या निकलता है, यानी चमकता है निकलता है, चंद्रमा आकाश में चमकता है निकलता है, क्योंकि चंद्रमा तो अब भी निकला है, पहले थोड़ी निकला था, अब भी निकला है चंद्रमा तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या करता, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी बाहु का उदाहरण देकर परिभाषा लिखो, यानी श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का स्थायी बाहु के साथ उदाहरण देकर उसकी परिभाषा लिखो। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखो, यानी यमक अलंकार या रूपक अलंकार दोस्तों आप लिख सकते हो, श्रृंगार रस लिख सकते हो, यमक या रूपक अलंकार लिख सकते हो। चौपाई छंद अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी हिंदी सहित उदाहरण लिखिए, यानी दोस्तों इसका भी हम लिख देंगे। दोस्तों अगर आप इसका पूरा का पूरा आप इसका पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हो, यानी जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी है उस पर ही आपने कैसा पेपर करा, मैं आपको उसका पेपर करके दिखा दूंगा। दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा और दोस्तों तो मैं आपको कर दूंगा, यानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर जी हमें करा दो, भैया हमें करा दो, तो मैं उसमें करा दूंगा। अब शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखे, यानी अगर आपको शिक्षा यानी आपको पढ़ना है आगे, और पढ़ने के लिए आपने बैंक प्रबंधन को यानी एक आवेदन पत्र यानी उसमें लिखे कि हमें यानी पढ़ना है, हमें उसके लिए आगे पढ़ने के लिए हमें लोन चाहिए, तो वो इसमें लिखना है वो। अब या अथवा में नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखे, यानी नगर में अतिक्रमण की समस्या हेतु महापौर को यानी पत्र लिखे। तो दोस्तों आप इससे बेहतर रहेगा कि आप यानी शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी शैली में अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे, यानी जो इतनी सारी शैली दी गई है उसमें अपनी भाषा शैली में किसी पर एक निबंध लिख सकते हैं। किस पर लिख सकते हैं,
पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं पर लिख सकते हैं दोस्तों, महामारी के संबंध में जागरूकता के उपाय पर लिख सकते हैं, मेरे प्रिय उपन्यासकार लिख सकते हैं, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व लिख सकते हैं। यानी पाँच दे रखे दोस्तों, आप इनमें 5 में से किसी का भी लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषक की समस्या और समाधान, हम विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दोस्तों इनमें आप किसी पर भी अपना निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों यानी इस पर किसी पर भी अपना निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। और दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी एक ही पेपर हुआ है और दोस्तों हमारे पास कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के पेपर का सोल्यूशन है। मैं कक्षा 10 के पेपर का सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों कक्षा 12 का सोल्यूशन मैंने करा दिया। अब दोस्तों जोन से भी दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका सोल्यूशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। और दोस्तों अगर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स है का, उसमें जाकर कमेंट कर देना, उस पर वीडियो मिलेगी, यानी उस पर वीडियो मिलेगी आपको जिस टॉपिक पर आप कहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों से दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।